की कविता थी, इस पे वीर रस की तालियां बजाइए। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। हमारा भारत जो है ना, वो देश के मुद्दे पर, देश की कीमत पर कुछ नहीं सोचता। बाकी हम अंदर चाहे जितने झगड़े कर लें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखे। मैं चैनल हेड था मुंबई में, 2010 था या 9 था, कुछ ऐसे था, जिसमें मुंबई में विस्फोट हुए। आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। तो मैं चैनल हेड था, तो जहां बम विस्फोट हुए, ताज होटल और यहाँ वहां सब हुए थे, तो हमने वहां पर अपने रिपोर्टर्स भेजे। संपादक खुद नहीं जाता जहां बम फटता है, रिपोर्टर को भेजता है। नहीं, भगवान के सामने रिपोर्टर भेजे। जब 5-6 दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया, तब मैं वहां गया उधर। यही सब करते। तो मैं वहां घूम रहा था गेटवे ऑफ इंडिया के पास, देखा एक बम पड़ा हुआ है जो फटे ही नहीं था। तो हमने उस बम से बात की, हमने कहा क्यों बम भाई, तुम क्यों नहीं फटे? बोला अस्थाना सर, हम कैसे फटते, हम तो मेड इन इंडिया हैं। हमने कहा अबे तुमने देश की नाक कटा दी, सारे बम फटे तुम नहीं फटे। अब बम का जवाब और आपकी भरपूर तालियां। बम ने कहा अस्थाना सर, वो लोग तो निर्लज्ज थे ही जिन्होंने मुझे विदेशियों के हाथ बेच दिया था, लेकिन मैं इतना निर्लज्ज नहीं था कि अपने भाइयों पर फट जाता। ये भी देशभक्ति है। आइए, मैं एक ऐसे भक्त को आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आदरणीय सरिता जी को आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मेरा मन किया कि उनसे 5 मिनट और मांग लूं। राजीव निगम वो पीछे किनारे बैठे हैं चुपचाप, ये न सोचें कि इनका शो है। हाँ, ये कवि सम्मेलन में आए, इनके हिस्से भी उतने ही मिनट हैं जितने सारे कवियों को दिए गए हैं, लेकिन वो मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अद्भुत हास्य के कलाकार हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उनकी विशिष्ट जो यहाँ पर आवभगत की गई है, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है दीपक रंजन के माध्यम से आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा। तो मैं चाहता हूं वो आए और अपनी छोटी सी बानगी दे करके अगले कार्यक्रम के लिए भूमिका बनाए। श्री राजीव निगम जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छे मन से लोग सुन रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं, चाचा जी को और मंच पे सारे हमारे सम्मानित लोगों को। समय बहुत कम है और मैं तो आप लोगों का अपना हूं, थोड़ा सा वक्त मुझे भी मिला है। कहते हैं कि जो माहौल देश का आज है कि नफरत के इस दौर में जीना आसान नहीं, नफरत के इस दौर में जीना आसान नहीं, वो रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसाना नहीं छोड़ते। बहुत अच्छा। वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलता हूं, करता हूं और ऑब्जर्व करता हूं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टेलीविजन के शोज में आपने मुझे देखा होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखी भी हैं, परफॉर्म भी की हैं, आप लोगों तक पहुंची होंगी, लेकिन आजकल मैं कुछ भी अंट-शंट बोलता हूं। अच्छा, उसका भी कारण है, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग अंट शंट बोल करके देश के शीर्ष पे पहुंच गए हैं। जो मन में आता है, जो मुंह में आता है, बोल देते हैं। और ये तो अपना मंच है, देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं, कई बार पता नहीं चलता है कौन बैठा है, कौन क्या सोच रहा है, इतना मामला सब अलग अलग हो गया है। तो मैं जाते ही बता देता हूं कि भाइयों बहनों, मैं देशभक्त हूं, मैं मोदी भक्त भी हूं। हालांकि मोदी भक्त बोल दिया था तो देशभक्त बोलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बोल दिया। अभी बात हो रही थी कि शहरों के नाम बदलना, जो भी यहां पर जब से हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं इनसे, नाम बदलने से। तकलीफ तो उस व्यक्ति को हुई होगी जिसने नाम बदलने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा।
बिना टिकट। उसको समझ में नहीं आया कहां से वो जाना कहां है। अच्छा है भाई, ये मजेदार है। नाम बदले जा। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी अलीगढ़ का नाम भी सुना है कि हरिगढ़, तो इतने, हाँ हरिगढ़ किया जा रहा है, तो इतने नाम बदले जा रहे हैं। तो अब तो मैं उत्तर प्रदेश में आने से डरता हूं मैं। अच्छा, कि किसी दिन मैं लखनऊ में आऊं, रात में सोऊं और सुबह उठूं, पता चले लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। वाह। तो मैं जितनी बातें करता हूं बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, हल्की फुल्की बातें। मैं ये भी कहता हूं अगर नाम बदलना है तो ऐसी जगह का नाम बदलो जिससे कुछ फायदा भी हो। क्या है, यहां का नाम बदल दिया अलीगढ़ का, क्या फायदा है? कोई फायदा है? उल्टा खर्चा है। नाम बदलना है तो मैं कहता हूं कश्मीर का नाम बदल दो। अक्सर लफड़ा होता रहता है ना, पाकिस्तान कुछ भी कश्मीर के बारे में बोलता है, तो कश्मीर का नाम कुछ अच्छा सा क्लिष्ट हिंदी में संस्कृत में रख दो। हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश। वाह। ऐसा नाम। हाँ, वो बोल भी नहीं पाएंगे। वो लोग बोल भी नहीं पाएंगे। और जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करे हाँ। तो उसको सिर्फ एक ही बात बोलनी है, एक बार बोल के दिखाओ। तो मैं मुद्दों पे बात करता हूं छोटी छोटी। हाँ। सरकार यहाँ की कुछ ना कुछ कारनामे करती रहती है, हम सब सुनते रहते हैं, उस पर लिखते हैं, बोलते हैं। जितनी हिम्मत होती है, बहुत लोगों की नहीं पड़ती है, मेरी थोड़ी सी पड़ जाती है। एक और यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक्ट लगाया गया था, नई नई सरकार आई थी, उसका क्या यहाँ पे कुछ लागू तो बहुत कुछ होता है, उसके बाद में होता क्या वो नहीं पता चलता है। एंटी रोमियो एक्ट लगाया गया था, याद होगा, कि ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए, अब लड़कियों को कोई परेशान नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो जो एक्ट लगा, बाद में पता चला कितने बेचारे बाप और भाई कूट गए उस एक्ट में। हालांकि जब वो एक्ट लगा था उसके 2 महीने बाद जब मैं यहां पर आया मुंबई से, तो मैंने देखा वो एक्ट लड़कियों की सुरक्षा के लिए लगाया था। मैं लौट के आया तो देखा कि उस एक्ट से सबसे ज्यादा लड़कियां ही परेशान थी। कितनी लड़कियां टेंशन में थी। कितनों को देखा मैंने, महीनों हो गए बेचारी पिज्जा नहीं खाई थी, मोबाइल में 0 बैलेंस डाल के घूम रही थी। कौन बैलेंस डलवा के अपना बैलेंस बिगड़वाए? बल्कि उल्टा मैंने ये देखा, इस एक्ट को लगने के बाद लड़कियां और ज्यादा डर रही हैं, घबरा रही हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे जब वो कोचिंग से छूटती हैं तो अंधेरा भी हो जाता है। अब अकेले जा रही बेचारी, अंधेरा भी हो चुका, शाम के 7 बज चुके, अकेले जा रही है, डर लग रहा है। और जब ये एक्ट नहीं लगा था तब लड़की देखिए शाम को 7 बजे कोचिंग से छूटती थी, 2 लड़के इधर 2 लड़के इधर, 4 बाइक वाले पीछे, पूरी Z+ सिक्योरिटी में घर तक जाती थी। सही बात है, सही बात है। ओ ये तो सोचे नहीं। मतलब ये जो मैं मुद्दे चीजें देखता हूं उस पर ही बनाता हूं। एक और पिछले महीने 2 अक्टूबर को वो चला था झाड़ू अभियान। साल में एक बार झाड़ू लगाओ, पूरे साल देश साफ रहता है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान को मैं खुद बहुत एडमायर करता हूं। मैंने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर 3-4 बार फोटो निकाली है। और कमाल की बात देखिए, स्वच्छ भारत अभियान आप देखिए, इसका जो लोगो है आपने देखा होगा, गांधी जी का चश्मा बना रहता है। स्वच्छ भारत अभियान में लोगो चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा और अभियान मोदी जी चला रहे हैं। तो हमने एक बार पूछ लिया इसमें आपका क्या है? बोले भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है एक बार तो मुझे गांधी जी मिल गए। अच्छा। बिना चश्मे के थे। मैंने पूछा गांधी जी आपका चश्मा कहां गया? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग आए थे, चश्मा लेके चले गए यार। तो देखो बेटा, अगर भारत स्वच्छ हो गया हो तो मुझे मेरा चश्मा दिला दो यार। हाय 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 हाय, क्या व्यंग्य है। मुझे मेरा चश्मा दिला दो।
क्योंकि मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा गांधी जी आप चश्मा लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है। बहुत अच्छे। हाँ भाई। तो मैं मुद्दों पे बात करता हूं। जैसे गाय माता आजकल चल रहा है। गाय माता सदियों से थी हमारी, आज भी वो हमेशा रहेंगी, लेकिन मुद्दा भी बना है गाय माता गाय माता। मैं कहता हूं कि अगर रिश्तेदारी निभानी पूरी निभाओ। गाय को माता बोलते हैं तो और भी रिश्तेदार हैं घर में, जिनके बारे में अखिलेश जी रोज ट्वीट किया करते हैं। उनकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। खैर मैंने कहा हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। हिंदुस्तानी लोग प्यार मोहब्बत रिश्ता निभाना जानते हैं। जानवरों से भी हम रिश्ता बना लेते हैं। गाय माता और बिल्ली मौसी। गाय माता बिल्ली मौसी, बताओ दोनों कहां से बहने लगती हैं? लेकिन हमें बना लेते हैं रिश्तेदारी। गाय माता बिल्ली मौसी और चंदा मामा, दो बहनें इधर है भाई उधर है। घर टूट गया। और मौका पड़ता है तो गधे को बाप बना लेते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो आपने देखा गाय माता बिल्ली मौसी चंदा मामा गधा बाप। अब अगर ध्यान से देखें इनकी आपस की रिश्तेदारी क्या होगी। गाय माता बिल्ली मौसी गधा बाप, मतलब बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, गधा रिश्ते में चांद का जीजा लगा। तो मैंने बताया कुछ भी अंडरस्टैंड चल रहा है। तो जो छोटे मोटे मुद्दों की बात करते हैं तो बाकी बहुत कुछ बोलना मुश्किल होता है। एक समय था जब हम लोग सफाई में भी कार्यक्रम हुआ करते थे और भी जगह कार्यक्रम हुआ करते थे, नेताजी सामने बैठते थे और हम लोग बहुत उनकी नकल भी उतारते थे और बड़ी वाहवाही मिलती थी, खुश भी होते थे। लेकिन आज का दौर देखिए, मजाल है कि कोई मतलब कुछ बोल दे, इतने लोग नाराज हो चीजें और पूरा राशन पानी लेके चढ़े रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बारे में मत बोलना। हमने कहा किन के बारे में? मतलब उनका नाम तक लेने में डरते हैं। ये कैसा माहौल है? हमें ये माहौल चाहिए कि जहां पर हास्य व्यंग कलाकार इतने सब बड़े बड़े शायर यहां पर हैं, अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचा सके। हाँ। वो एक माहौल की जरूरत होती है। तो मैं बताया ना, मैं मुद्दों की बात करता हूं। हमारा हिंदुस्तान है, जैसे ही किसी आदमी के पास थोड़े से पैसे आते हैं, कमाता है, तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं वैष्णो देवी जाकर के आऊं। जिसके पास थोड़े से पैसे आते हैं वो वैष्णो देवी जाकर के आता है। जिसके पास थोड़े से ज्यादा पैसे आते हैं वो गोवा जाकर के आता है। जिसके पास उससे ज्यादा पैसे आते हैं जिसके पास उससे भी ज्यादा पैसे होते हैं वो लंदन जाके आता नहीं है। समय कम है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं, बट जितना मैं बात करता हूं, जो देखता हूं वही बातें करता हूं मैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कई बार अपोजिशन के लोग, 19 का भी चुनाव हुआ, अभी 24 का चुनाव है, मिलकर के सारे लोग मोदी जी की कुर्सी हिलाने में लगे हुए। हमने कहा हिला रहे, वो कुर्सी में बैठे नहीं, 9 साल से कहां बैठे, आज यहां कल वहां, लंबी लंबी, ये छोड़ो ये छोड़ो, ये अमेरिका, भाइयों बहनों मां बहनों, ये चालिया यही चल रहा है। मैं आपको पता है हम लोगों को काम भी छीन लिया। तो थोड़ी बहुत हम लोग करते थे मंच पे चिल्ला चाले, अब अगले साल देखना दशहरे में रावण वही बनेंगे। दस साल हो रहे प्रैक्टिस करते करते। अच्छा, उनका क्या है जो लंबी लंबी फेंकते हैं? देश के हालात क्या हैं आप वो देखिए। विदेशों में जाते हैं और यहां पर न्यूज चैनल और दुनिया भर के माध्यम से बताया जाता है कि विदेशों में बहुत डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। ये वहां जाते हैं डंका बजा करके आते हैं, डंका बजा जाते हैं।
क्योंकि यहां के जो लोग हैं, आम जनता, वो 5-5 किलो राशन में फंसी हुई है, रोजी रोटी में, व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में, घर परिवार के दुख तकलीफ में फंसी हुई, विदेश कहां जाएगी? उसको पता नहीं है विदेश में हो क्या रहा है एक्चुअल। यहां के मीडिया के माध्यम से झूठ फैला के वहां डंका बज रहा है। अच्छा, विदेश जाते हैं तो वहां अलग से झूठ बोल करके आते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत काम हो रहा है, हर साल एक एक IIT, एक एक IIM बनना है। और यहां पर जब आते तो पता चलता 5 साल में एको नहीं बना है। तो घूमते रहते हैं, आज इस देश में, कल उस देश में, घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए। वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वेलकम मिस्टर मोदी। तो बोले भाइयों बहनों, बोले भाइयों बहनों किसको बोलता है, मैं अकेले खड़ा है इधर। आदत है वो सब ठीक है। हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करता था, क्या यह बात सही है? मित्रों, फिर वही आदत, अकेले खड़ा है, मित्रों किसको बोलता है? बोलो वो नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने सुना कि तुम पहले चाय बेचा करता था, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले झूठ नहीं बोलता है तो इतना चिल्लाता क्यों है? हम ऐसे नहीं मानेगा कि तुम पहले चाय बेचता था, तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाएगा तो मैं मानूंगा। अंदर गए साहब, चाय वाय बना के लेके आए, उनको चाय दी, उन्होंने जैसे चाय पी, पूरी चाय मुंह के बाहर। छी, इतनी घटिया चाय, इतनी हल्दी, इतनी मिर्ची, इतना गरम मसाला, इतनी धनिया चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोला नहीं भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरह से आता है, बनाना नहीं आता। तो जो बनाने वाले असली चेहरे हैं, असली कारीगर हैं, असली देशभक्त हैं, वो आप सबके सामने बैठे हुए हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इस मंच में साथ में बैठे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, पूरा प्रदेश बोल रहा है। आज मैं भी कई जगह ट्रेवल करता हूं, तब चर्चा होती है कि अखिलेश जी के शासनकाल में ये हाईवे बना, ये सड़क बनी, यहां पर ये काम हुआ, ये विद्यालय बना, वो बना। तो बनाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो खामोशी से काम करते हैं, और बाकी के लोग मीडिया, ये वो, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में आप देखें, नागरिकों का जितना ट्रांसफर हुआ आज तक किसी IAS ऑफिसर का नहीं हुआ होगा। देश के नागरिकों का, पहले देश के नागरिक थे, फिर वोटर बने, फिर थोड़े साल बाद भाइयों बहनों बन गए, फिर कुछ समय बाद चौकीदार बन गए, फिर कुछ समय बाद मित्रों बन गए, कुछ समय बाद भक्त बन गए, फिर अंधभक्त बन गए, फिर झंड भक्त बन गए। इतना ट्रांजैक्शन। तो ये जो झूठ के पुलिंदे हैं, झूठ 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 झूठ, एक समय आता है तो वो बिखर रहा है, बिखर करके एक स्वच्छ आसमान आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। हम सारे लोग एक अच्छा हिंदुस्तान चाहते हैं, एक अच्छा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, बेहतर। उस सब के लिए हम सारे लोग बेहतरी से काम कर रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहें, जुड़े रहें। मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे, मेरी प्रतिभा को पहचाना, मुझे इतने प्यार मोहब्बत दी। जहां इस दौर में बहुत सारे मंचों में, आज मंचों में बंटवारा हो गया है, इंडस्ट्री में बंटवारा हो गया है, नहीं ये सुनाता है, ये बोलता है, इसको इधर मत बुलाओ, उसको उधर मत बुलाओ, ये मत करो। कोई बात नहीं है, मैं भी बेखौफ होकर के अपनी बातें रखता हूं, करता हूं। एक जीवन मिला है जिसको अच्छे तरीके से अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, बेहतरी के लिए जिया जाए, ऐसी मेरी सोच है। आप लोगों को प्यार मोहब्बत बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनके चेहरे की मुस्कान देखो जरा।
एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए। कला अद्भुत चीज होती है। उसी बात को मैं कहूंगा, हो सकता है आपके चेहरे पे हंसी ना आए, उसी बात को कोई और कहे, हो सकता है आपको कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन उसी को जब परफेक्शन के साथ आदमी कहता है तो राजीव निगम जैसा कलाकार बनता है। हम बहुत उनका बहुत प्यारे मित्र हैं हमारे, मैं इनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत मजेदार है। और मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अब कवि सम्मेलन अपनी उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना चाहता है जिन ऊंचाइयों तक इसको बढ़ना है। डॉक्टर सरिता शर्मा जी बहुत बड़ी कवयित्री हैं, देश की एकमात्र सबसे बड़ी कवयित्री हैं जिनको कविता लिखने की सलाहियत, कविता सुनाने की सलाहियत, शब्दों का संयोजन करने की सलाहियत, प्रस्तुत करने, सारी सलाहियतें हैं उनके अंदर। वो एक निर्भीक महिला भी हैं और अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखती हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वर्तमान दौर में अगर श्रेष्ठ कविता रचना, श्रेष्ठता से उसको प्रदर्शित कर पाना किसी महिला के वश में होता है कवयित्रियों में, तो सबसे बड़ा नाम उसमें डॉक्टर सरिता शर्मा का है। आप उनसे परिचित हैं, खूब परिचित हैं, मैं उनका क्या परिचय कराऊं, वो यहाँ की आपके परिवार की सदस्य हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ देश की बड़ी कवयित्री डॉक्टर सरिता शर्मा। मैं माइक ऊंचा करूंगा जितना हो पाएगा। यूं करो, थोड़ा ऊंचा, नहीं नहीं नीचा हो गया, नहीं ऊंचा करिए। कोई माइक वाला है क्या? पार्ट टाइम आइए। ठीक। इन्होंने बताया नहीं कि पार्ट टाइम यही काम करते हैं। सरिता जी ने माइक का सेट खरीद के दिया था, मैं चलाता था। फिर इनने पैसे देना बंद कर दिया आमदनी के, तो हमने वापस ले लिया। स्वागत। चलिए खैर, बहुत सारी स्मृतियां जी रही हूं यहां बैठी हुई। मुझे आदरणीय दादा उदय प्रताप जी शायद 26 या 27 साल पहले माननीय नेताजी के जन्मदिन पर ही लेकर आए थे और उसके बाद से सैफई और उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। तो बहुत सारी बातें याद आ रही थी। एक बात जरूर है कि मैं सिर्फ वे कविताएं पढ़ूंगी जो सामान्य मंचों पर नहीं पढ़ती हूं, लेकिन जिस तरह की कविताएं नेताजी हमें प्रेरित करते थे कि लिखो। श्रृंगार पढ़ती थी बहुत, तो एक बार उन्होंने बड़े स्नेह से कहा कि सामाजिक विषयों पर ज्यादा लिखो। तो मैं आज उन्हीं में से कुछ चीजें पढ़ूंगी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी दादा, हाँ जरूर दादा, सुना देती हूँ। मेरे मार्गदर्शक, मेरे संरक्षक आदरणीय उदय प्रताप जी और उनका आदेश है वो भी मैं सुना दूंगी। 4 पंक्तियां पहले जोड़ती हूँ। हमारे भाई प्रतापगढ़ से जो आए थे उन्होंने वीर रस में सुनाई कविता और अब्दुल हमीद साहब को याद किया, तो 4 पंक्तियां मैं वहीं से उठाती हूँ और एक जिम्मेदारी का एहसास आप सबके साथ बांटती हूँ। जुड़ जाइएगा, मुझे थोड़ा सा एहसास करा दीजिएगा कि मैं भी आप तक पहुंच रही हूँ। पंक्तियां सुन लीजिए, उसके बाद पढ़ती हूँ, सुनिए। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। 4 पंक्तियां आपको शुभकामनाओं की ओर सौंपती हूं और चाहती हूं कि जो पीछे के भी हमारे श्रोता मित्र बैठे हैं सब एक बार शामिल हो जाएं अगली पंक्तियों में। सुनिएगा कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे सदा। और अगर राजनेताओं में इस कद का नेताओं को याद किया जाए
तो हिंदी के जितने बड़े हिंदी उर्दू के पैरोकार माननीय नेताजी थे, उतना बड़ा कोई और उदाहरण देश भर की राजनीति में नहीं है। और शायद प्रेरित होकर बहुत कुछ प्रभाव भी पड़ा है। तमाम, कम से कम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बैठे, कम से कम 80-90 देशों में हिंदी कविता को लेकर गए होंगे। हम लोग भी जाते हैं सब। अभी 25 कार्यक्रम में अमेरिका के विभिन्न शहरों में करके आई हूं, संचालन और काव्य पाठ। तो हिंदी कहां कहां पहुंच गई है। हिंदी के आत्मकथ्य की, हिंदी के परिचय की कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूं, पहली बार यहां पर पढ़ रही हूं, सुन लीजिएगा और जुड़ जाइएगा उल्लास के साथ, मन के साथ। हिंदी का आत्मकथ्य जैसा कुछ कहने की मैंने कोशिश की है। स्वागत। हाँ सर्वेश जी, आपने सुना नहीं है शायद, सुनिए। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत। कहानी में कह कर, कहानी में कह कर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहाँ, हाथ खुले आप सबके, मुझे आनंद नहीं आएगा पढ़ने में। गीत का 1 या 2 बंद केवल पढ़ूंगी, सुनिए। कहानी में कह कर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में कह कर। और जब 100 लगभग देशों में हिंदी पहुंच जाती है कविता को लेकर, सिनेमा को लेकर, तब पंक्तियां परिचय के पढ़ती हूं। मुझे अपने परिचय में बस इतना कहना, मुझे मेरे परिचय में बस इतना कहना। मैं भारत में जन्मी, जहां भर में रहना। मैं संस्कृत की बेटी, मैं उर्दू की बहना। मैं माँ भारती का हूँ अनमोल गहना। मुकुट में जड़ी हूँ, मुकुट में जड़ी हूँ, गले की लड़ी हूँ। मुकुट में जड़ी हूँ, गले की लड़ी हूँ। मैं जनगण की धुन में भी गाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में कह कर। ये बहुत लंबा गीत है, मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ इसको, केवल ये पंक्तियां पहुंचानी थी। और मुझे आदेश है दादा आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का कि मैं एक गीत, मैंने आज से शायद 22-24 साल पहले कहा था, और मुझे याद आता है स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिवस था। जॉर्ज फर्नांडीज साहब बैठे हुए थे और तमाम नेताओं के मध्य वो गीत दादा ने मुझसे पढ़वाया था विशेष रूप से। तो उसका 1 या 2 अंतरा पढ़ती हूँ। आप सबके नायक, ये चित्र बताता है साहब, जब से मैं इस चित्र को देख रही हूँ, ये चित्र सूचित करता है कि देश भर के कवि और कलाकार जो चर्चा किया करते हैं वो कितनी सच्ची है। देश भर के कवि, देश भर के कलाकार ये कहा करते हैं कि जो सम्मान कवियों को, कलाकारों को, जो महत्व और सम्मान और स्नेह माननीय नेताजी ने दिया, उनके परिवार ने दिया, वो पूरे देश में और किसी पार्टी के लोगों ने ये काम नहीं किया है। और उस परंपरा को हमारे सबके हमारे प्रिय आदरणीय अखिलेश जी उसको आगे लेकर जा रहे हैं, उनके साथी लोग आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं उनके प्रति कुछ पंक्तियां पढ़ती हूं। याद रखिएगा कि हम सबके नायक नेताजी के लिए पढ़ रही हूं, सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब, वाह। कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए,
कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। कोटि को आपकी तालियां साथ आनी चाहिए। कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। कोटि कोटि जन के पथ नए बना गए, पुरानी लीक तोड़कर। वाह। पथ नए बना गए, पुरानी लीक तोड़कर, जात पात धर्म संप्रदाय भेद छोड़कर। पथ नए बना गए, पुरानी लीक तोड़कर, जात पात धर्म संप्रदाय भेद छोड़कर। आरती के स्वर हुए, आरती के स्वर हुए, कभी अजान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम और खास तौर से जब सरकार बनी थी जो 2003 या 4 में, तब उन्होंने विशेष रूप से कुछ घोषणाएं जब बेटियों के लिए की, तो मुझे बेहद पर्सनली बहुत खुशी हुई, और तब मैंने ये बंद लिखा, सुनिएगा। कोटि कोटि जन के बेटियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े। बेटियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े। वे सबल बने, समर्थ हो, स्वयं लिखें पढ़ें। बेटियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े। वे सबल बने, समर्थ हो, स्वयं लिखें पढ़ें। मान दे के नारियों का स्वाभिमान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। कोटि कोटि जन के कष्ट, और उस समय कुछ उंगलियां भी उठी थी, तो मैंने ये बंद कहा था, सुनिएगा। उंगलियां उठा रहे थे जो स्वयं अबोध थे, उंगलियां उठा रहे थे जो स्वयं अबोध थे। जुगनुओं की भीड़ के विरोध क्या विरोध थे, जुगनुओं की भीड़ के विरोध क्या विरोध थे। तुम धरा के पुत्र सूर्य के समान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो। बहुत लंबा यह भी गीत है, मैं इसे इसलिए विराम दूंगी यहाँ पर क्योंकि कुछ एक गीत और पढ़ना चाहती हूँ आपके बीच। थोड़ी सी तालियां बजाइए, आदत नहीं है कम तालियों में पढ़ने की, बहुत खराब आदतें हो गई हैं हमारी। वाह 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 वाह। और सर्वेश जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो जो अपने बारे में प्रशंसा लिख कर दी थी उसमें से काफी बचा ली है, तो वो जो 500 रुपए रखे थे अब वो मैं आपको नहीं दूंगी। नहीं, अभी बाद में उसको पूरा करूंगा, पैसा पूरा वसूलूंगा मैं। देखिए, एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ जो श्रोता वर्ग बैठा है, तमाम अच्छे लोग बैठे हुए हैं। गोप जी ने मुझे बुलाया था देवा मेला में भी, और मैं याद कर रही थी। और कविता और संगीत कलाओं से बहुत ज्यादा रुचि रखने वाले, स्वयं बहुत अच्छी कविताएं लिखने वाले माननीय अंबिका चौधरी जी बैठे हैं, नारद राय जी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मैं सबको नहीं देख पा रही हूँ, जितने पहचान में आ रहे हैं जी, मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो कुछ एक गीत पढ़ने का मेरा मन है। वो गीत ये समझ लीजिए कि समाज की समस्याओं पर लिखने के प्रयास में लिखा। अखिलेश जी सुनिएगा, आपने नहीं सुना भैया। स्वागत है डॉक्टर साहब। वाह वाह वाह। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने मुझे कहा कि वो गीत तुम जरूर पढ़ देना, तो मैं वो गीत पढ़ती हूँ और चाहती हूं कि जुड़ जाइएगा। बस बहुत कम समय लूंगी आपके बीच। मैंने कभी कहा था, आज यहां पर हम 3 बहनें हैं जो स्त्री समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सम्मुख भी बहनें बैठी हुई हैं। मैं स्त्री समाज की तरफ से 4 पंक्तियां सौंप रही हूं पहले कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। वाह। इससे पहले देखिए, एक बात और मुझे याद आ गई। जनेश्वर मिश्र पार्क का जब उद्घाटन हुआ था तो बड़ी लंबी यात्रा करके 2-3 फ्लाइट्स बदल के धमतरी से मैं सीधे मंच पर, भैया अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री थे और मुझे बुलाया था, तो मैंने रास्ते में 4 पंक्तियां भैया आपके लिए कही थी। अगर आप सबको लगे कि बिल्कुल सच्ची पंक्तियां मैंने उनके लिए कही। आज पूरे देश में लोग इसको मेरा बिना नाम लिए भी कोट करते हैं, लेकिन ये पंक्तियां मूलतः मैंने अखिलेश भैया के लिए लिखी थी। मैंने कहा था कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है।
फलक की सारी उड़ानें वाह 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 उसी की होती हैं। वाह वाह वाह। और आज कामना कर रही हूँ सच्चे दिल से ये वाह यहाँ पर खड़ी होकर कि फलक की उड़ानों तक, सबसे ऊंचे शिखरों तक हमारे भैया पहुंचे। आप सबकी तालियां एक बार उन्हें आशीर्वाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ काम करें। आप सब ये आह्वान करती हूँ। और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ जो मैं पढ़ने जा रही थी, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। स्त्री का मन बांचती हूँ केवल 5 मिनट आपके सामने, और अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। स्वागत है, पढ़ रही हूँ स्वागतम स्वागतम। कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। वाह। तुम पढ़ न सके, अच्छी कविता पर कमजोर तालियां आती हैं। लोग समझेंगे कि समाजवादियों को कविता समझ में नहीं आती, जबकि सबसे अच्छी कविता सुनने सुनाने का प्रचलन जो है वो समाजवादियों में ही रहा है। बहुत अच्छी कविता पर अच्छी तालियां बजाया करिए। सुनिए, इससे आपको भी ऊर्जा मिलती रहेगी। गुलाबी ठंड है, सुनिए। एक मुक्तक और रख रही हूं, यहां से सुनेंगे तो यहीं तक पहुंचेगा कि ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में। ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में। ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में। बरसों बरस बहा छलका, अब भी उतने का उतना है। लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। हाय 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 हाय। लगता है वाह वाह वाह, भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब कोई बेटा विदेश से आता है, अपनी माँ से कहता है कि मकान बेचकर हम आपको अमेरिका ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे, और मकान बेचकर पूरे पैसे ले लेता है और उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ जाता है। और ये एक घटना नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं आप सब पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे। भैया विशेष गीत है आपका, सुनने चाहूंगी, सुनेगा। तो एक गीत कहने की कोशिश की मैंने। एक माँ होकर ये गीत कहा, एक बेटी होकर ये गीत कहा। पढ़ती हूँ, एक बार 5-7 तालियां बजा दीजिए, मैं गीत पढ़ती हूँ मन से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे दीपक रंजन जी, आपकी पूरी मेहनत सफल हुई है भैया। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। बहुत सुंदर। कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। बंद सुनिएगा। हमारे भाई, बड़े भाई मेरे बहुत स्नेह करते हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी, वो भी पहली बार इस गीत को सुन रहे हैं, उनका बहुत स्नेह मिलता है। बंद सुनिएगा। कि तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। वाह। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू। गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ, बीच का बंद छोड़ती हूँ, अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। ये गीत मैंने
इस भाव से, इस उद्देश्य के साथ पढ़ा है कि कुछ नौजवान पीढ़ी के लोग यहां बैठे हों तो शायद उनके मन में थोड़ी सी बात बदले, स्थिति कुछ बदले। कविता का काम केवल मनोरंजन नहीं होता, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश भी कविता का काम होती है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं, सुनिएगा। मैंने कभी कहा था कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है। मां की तरफ से कहती हूं कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूं, सृजन करना जरूरी है। सृजन, बहुत अच्छा, सृजन की भूमिका, वाह डॉक्टर साहब। सृजन करना। अंतिम पंक्तियां अंतिम पंक्ति। कि मां की आंखों को जिनकी मां हो सलामत, वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी मां हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। मां है घर में तो मंदिर है घर आपका, मां की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। मां की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। मां की आंखों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर उदय प्रताप जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो मुझे आमंत्रित कर दें कविता पढ़ने के लिए। हो गया दादा ने कहा हो गया तो आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या है, संचालक जो है वो छोटी बहू होता है। ऐसा है कि ये जो है अपनी हास्य प्रियता के लिए लखनऊ की शान हो गए हैं और लखनऊ की पहचान हो गए हैं, इसलिए अब इनको हम क्या बुलाएं। ये अपने आप ही बहुत अच्छे कवि हैं और इन्होंने गीत भी लिखे। मैं यहाँ का नहीं कहूँगा, यहाँ तो आप हास्य की कविता सुनाई हो जो सुना रहे थे, लेकिन अब एक बार आपका गीतों का अलग से प्रोग्राम होगा। क्या बात, एक प्रोग्राम और मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।